आज की वीडियो में हम दिल्ली सर्किल का पेपर लेकर आए हैं और दिल्ली सर्किल में बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। काफी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया है। बोला है हुम सीनियर सिटीजन अकाउंट कैन बी ओपन ज्वाइंटली, कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता किसके साथ संयुक्त रूप में खोला जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि SC/SS अकाउंट जो है एक ऐसा अकाउंट है जिसमें यदि आप ज्वाइंट कराना चाहते हैं तो इस पर केवल आपको जीवन साथी के साथ ही ज्वाइंट करने का परमिशन दिया जाएगा। मतलब इस अकाउंट में पति और पत्नी जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसके बारे में और कुछ चीजें बताऊं तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में इसका लिमिट, मैक्सिमम लिमिट 30 लाख है, जो कि अभी कुछ समय पहले ही इसको बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है और बोला है नॉन मेडिकल पॉलिसी है, नॉन मेडिकल PLI पॉलिसी है। बोला है कि अधिकतम एज लिमिट बताइए, अधिकतम कितने एज तक वह नॉन मेडिकल पॉलिसी ले सकता है, बिना बीमा के पॉलिसी ले सकता है। इसका उत्तर 40 हो जाएगा। 40 ईयर मैक्सिमम है और अमाउंट की बात करेंगे तो 5 लाख ये लिमिट है आपका PLI का। RPLI का अगर आपको ध्यान रखना है तो RPLI का मैं आपको बता दूं कि 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है और सम एश्योर्ड पूछेगा तो 1 लाख, 1 लाख नॉन मेडिकल की कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है वेयर PLI RPLI सेल फोर्स कैन प्रिक्योर बिजनेस। क्या बोला है कि PLI और RPLI सेल फोर्स कहां से कारोबार खरीद सकती है? विद इन डिवीजन, विद इन सब डिवीजन, विद इन पोस्ट ऑफिस, एनीवेयर। बताइए। डिवीजन के भीतर बिल्कुल, इसके अलावा सब डिवीजन के भीतर बिल्कुल, डाकघर के भीतर कहीं से भी बिजनेस खरीद सकती। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर हाउ मेनी डेज इंश्योरेंट कैन प्लेस अ रिक्वेस्ट टू पोस्टमास्टर इंचार्ज CPC कैंसिलेशन ऑफ न्यूली इशूड पॉलिसी, कि कोई न्यूली इशूड पॉलिसी है उसको जो बीमा करता है रद्द करने के लिए रिक्वेस्ट डाकघर में CPC ऑफिस में दे सकता है। इसके बारे में आपसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, देखिए तो ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। न्यूली इशूड पॉलिसी है, आपको ध्यान रखना है कि 15 दिन का समय है, 15 दिन के अंदर आपको आवेदन देना है। आप कैंसिलेशन कराना चाहते हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला है बंदोबस्ती बीमा। बंदोबस्ती बीमा हिंदी है, पूरा हिंदी है, डाकघर का ये भाषा है। इसको हम संतोष भी बोलते हैं। ठीक है, इंडोमेंट एश्योरेंस बोलते हैं, इंडोमेंट एश्योरेंस को संतोष भी बोलते हैं। यह बात आपको पता हो गया। पूछा यह है कि बताइए इंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी है उसको आप सरेंडर कब कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन में आपको 3-4 चीजें बताकर जाऊंगा। ठीक है, 3-4 चीजें मैं आपको बताकर जाऊंगा और इसके बाद आपको भूलेगा भी नहीं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे संतोष पॉलिसी के बारे में बात करेगा तो आपको लोन भी 3 साल बाद मिलेगा और सरेंडर भी आप 3 साल बाद कर सकते हो। ये दोनों बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। जब भी आपको WLA पॉलिसी के बारे में बात करेगा, ठीक है, WLA पॉलिसी, तो लोन तो आपको लेट मिलेगा, लोन आपको 4 साल बाद मिलेगा, लेकिन सरेंडर आप 3 साल बाद कर सकते हो। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है और कंफ्यूजन भी काफी बार क्रिएट हो। सरेंडर आप 3 साल बाद कर सकते हो। इसका उत्तर आपका बी। अभी आपको पता है कि DTR ऑनलाइन जनरेट हो रहा है, तो वही बोला है कि इन CSI डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ऑफिस कैन बी जनरेटेड थ्रू विच ट्रांजैक्शन कोड। T कोड होते हैं, T कोड SAP में यूज किए जाते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के T कोड होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग T कोड, लेकिन कुछ T कोड आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है ना। तो वही पूछा कि DTR डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो डेली अकाउंट होता है YSO का, BO का निकालना रहता है, तो उसके लिए हम T कोड यूज करते हैं। SAP में जाके T कोड डालते हैं, उसके बाद हमें जो
डेली अकाउंट है वो मिल जाता है। तो इसका जो आपका टी कोड रहेगा वो ZFR_day_new, इस टी कोड का उपयोग करके आप डेली अकाउंट या DTR जनरेट कर सकते हैं। अगला और इंपॉर्टेंट है, और ये जो टी कोड वाले क्वेश्चन है ना, पहले भी पूछे गए, मतलब रिपीटेड है। आप क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है कि टी कोड यूज रेमिट स्टाम्प टू बीओ इन CSI। बोला है कि बीओ को डाक टिकट भेजना है, किस टी कोड का उपयोग करेंगे आप। शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको DTR निकालना है तो ZFR_day_new। जब आपको बीओ को डाक टिकट भेजना है, बीओ को डाक टिकट भेजना है तो आपको एक टी कोड ध्यान रखना है, उसका नाम होता है MIGO। ये टी कोड ध्यान रखना, याद कर लेना है, और आज के बाद आपको नहीं भूलना है। ठीक है भाई साहब। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का है। अगला है 8 नंबर का। बताइए, डाक विभाग का इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVRS कहां स्थापित किया गया है। IVRS इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, इसको हम बोलते हैं। जैसे आपने कॉल किया है ना 1800-266-6868, इंडिया पोस्ट का एक टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपको पता है, ये बात आपको पता है। तो वही बोल रहा है कि जो आपको बोलता है 1 दबाइए, 2 दबाइए, फिर 5 दबाइए, तो वही जो रिस्पॉन्स कर रहा है ना वो IVRS सिस्टम के तहत होता है। तो ये जो है 1280, इसका उत्तर डी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 9 नंबर की ओर। क्या बोल रहा है, CSI प्रोजेक्ट का विक्रेता कौन है। CSI क्या, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। ठीक है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। बताइए, इन्फोसिस है, TCS है, या फिर NISG है। क्या उत्तर होगा। मैंने आपको बताया था कि TCS जो है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, TCS जो है वो CSI का विक्रेता है, और इसके अलावा CM चेंज मैनेजमेंट का भी था। दोनों बातें आप याद कर लीजिएगा। जो दोनों का जिम्मेदारी जो है वो किसने लिया था, CSI ने, TCS ने लिया था। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब बोला है बीओ समरी किसमें तैयार की जाती है। बीओ समरी वर्तमान में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, वर्तमान में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया था, इसलिए आपको आंसर देना ही नहीं है। बीओ समरी होता है ACG 3A, और किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन डिलीट है। जो आप ACG 22 बता रहे हो ना, ये एसओ का डेली अकाउंट होता है, ये बात ध्यान रखना। अगला देखो, ट्रेजरर कैश बुक किस फॉर्म में बनाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अभी तक नहीं मिला हमें। ट्रेजरर कैश बुक, क्या बोला, कैश बुक किसका, ट्रेजरर का। ठीक है, कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग करेंगे। देखिए फॉर्म नंबर मैंने आपको बताया था, बहुत सारे फॉर्म नंबर, जैसे 10 में पूछा फॉर्म नंबर, 11 में पूछा, इसके बाद 12 में भी फॉर्म नंबर पूछ रहा है, वही चीजें पूछी जा रही। कौन सा उत्तर, ACG 2, ACG 2 फॉर्म नंबर किसका होता है, ट्रेजरर कैश बुक का। ये ट्रेजरर कैश बुक था तो ट्रेजरर पासबुक भी रहेगा, ट्रेजरर पासबुक भी मेंटेन करेगा। कौन से फॉर्म नंबर में, कौन सा फॉर्म नंबर, ACG 6, 7, 8, 9। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ACG 8। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई मैंने आपको बताया बीओ समरी का ACG 3A, फिर बताया ट्रेजरर कैश बुक का ACG 2 बता दिया, ट्रेजरर पासबुक का ACG 8 बता दिया। अगला 13 नंबर क्वेश्चन,
मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट परमिट वन इंटर्ड रॉन्ग लॉग इन ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ये क्वेश्चन जो पूछा था वो नेट बैंकिंग के संबंध में था। ठीक है, नेट बैंकिंग के संबंध में था, थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग में गलत पासवर्ड डाल देते हैं तो कितने अटेम्प्ट दिया जाता है। देखिए अभी भी मैक्सिमम लोगों के आंसर जो है 3 आ रहे हैं। जब आप सैप पर लॉगिन करते हैं या बाकी जगहों पर लॉगिन करते हैं तो आपको 3 अटेम्प्ट मिलता है ना। जब आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो आपको 5 अटेम्प्ट मिलता है। तो मैंने चेक किया फाइनल आंसर की। अब फाइनल आंसर की मुझे देखने को मिला कि फाइनल आंसर की में दिल्ली ने इसका उत्तर 5 दिया था। मैंने इंडिया पोस्ट का साइट चेक किया, वहां पर इंटरनेट बैंकिंग का जो लिमिट दिया था वो दिया था आपको 5। ठीक है, तो डी ऑप्शन इंडिया पोस्ट के साइट के अनुसार। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो हम फॉलो कर रहे हैं दिल्ली सर्किल का फाइनल आंसर की उसके अनुसार, क्योंकि फाइनल आंसर की जो है वो फाइनलाइज चीजें हैं, है ना, और बिना सोर्स के हम डिस्कशन नहीं कर सकते। 13 का उत्तर डी है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। अब बोला 31 दिसंबर 2022 को MIS एकल खाते में अधिकतम निवेश की सीमा क्या थी। पहले का लिमिट पूछ रहा है, बोला है MIS खाता है, सिंगल अकाउंट है, निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी। तो पहले लिमिट क्या हुआ करता था, कोई सिंगल अकाउंट है 4.5 लाख, फिर 2023 के बजट में इसको बढ़ा दिया गया था, कितना कर दिया, 9 लाख कर दिया। और ज्वाइंट में पहले कितना था, पहले ज्वाइंट में 9 लाख था, अब कितना कर दिया, फिर उसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया। तो ये सब आसान चीजें हैं और बार बार आपके पास आती है, तो अब मैं ऐसा समझता हूं कि 100% लोग इसको कर लेते होंगे, है ना। 14 का उत्तर हो गया आपका बी नंबर का। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। MIS का मुझे बताइए कि MIS जो है मिनिमम कितने में खुलता है और कितने के मल्टीपल में आप खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है, संभागीय प्रमुख कितनी राशि तक मृतक दावा प्रकरण स्वीकृत कर सकता है। इसका उत्तर 5 लाख। अगर खाते में नॉमिनेशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी अमाउंट, और वहां का जो अथॉरिटी है LSD है, HSD है, या फिर फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर है, कोई दिक्कत नहीं है अगर नॉमिनेशन है तो एक क्राइटेरिया था नॉमिनेशन है, तो एक था लीगल एविडेंस, और एक आपका क्राइटेरिया था कि ना तो नॉमिनेशन है और ना तो लीगल एविडेंस है, तो फिर लिमिट बताया था। तो वो तो मैंने आपको पहले ही PDF दिया है, तो यहां पर तो नहीं बताऊंगा, कल भी बताया था। ठीक है, इसका उत्तर डी। 16 का क्वेश्चन कवर करिएगा, हाउ मेनी अटल पेंशन योजना अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल, कि एक व्यक्ति जो है कितने अटल पेंशन योजना के खाते खुलवा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है। ए उत्तर करेक्ट होगा, एक अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे बैंक में खुलवाए चाहे पोस्ट ऑफिस में खुलवाए। उम्र सीमा बता दूं तो 18 से 40 के बीच में, 18 से 40 के बीच में उसका एज लिमिट होगा। 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 ऐसा पेंशन मिलेगा उसमें। जो स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उसके हिसाब से 60 साल के बाद पैसा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। भारत सरकार की जन सुरक्षा स्कीम है, पहले भी कई बार डिस्कशन किया है। कुछ और बहुत सारी चीजें तो डिटेल में आप PDF जाके पढ़िएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है, और WLA में लोन के बारे में पूछा, तो अभी तो आया था क्वेश्चन, है ना, अभी आया था ना, बिल्कुल हिमांश बोल रहे हैं ओनली वन अकाउंट कैन ओपन। हिमांश का उत्तर बिल्कुल सही है, एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो लोन आपको WLA में लेना है तो कितने साल बाद लेना पड़ेगा, 4 साल बाद। ठीक है, देखिए किसने उत्तर दिया, रंजीत कुमार चौरसिया का उत्तर गलत है। कौन सा उत्तर, बी उत्तर करेक्ट होगा। किसका उत्तर सही है, MP09 है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, हम रोज अपने वीडियो में बात कर रहे हैं, डेली हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और IT में आपको डेली NI वाला क्वेश्चन मिल जाता है कि बताइए कि NI का फुल फॉर्म क्या है, NI का वेंडर कौन था। तो वही NI का बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि NI में
दो प्रकार का नेटवर्क होता है। अगर आपको अभी नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा नेटवर्क। एक आपका होता है NSP2, ठीक है, और एक होता है NSP1। ये बात तो आपको पता चल गया। तो बोला NSP1 जो है वो कौन संभालता है, तो ध्यान रखिए NSP1 जो है BSNL देखता है और 2 जो है वो सिफी। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम 7 से क्वेश्चन पूछा गया है। अब बोला है छटाई मामलों पर प्रदान किया गया चयन पिछले कितने वर्षों के वास्तविक यातायात पैटर्न पर आधारित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन के ऊपर, बताइएगा। द सिलेक्शन प्रोवाइडेड ऑन सॉर्टिंग केस शुड बी बेस्ड एक्चुअल ट्रैफिक पैटर्न हाउ मेनी ईयर, विच वन इज करेक्ट। तो लास्ट 2 ईयर का पैटर्न हम फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 19 का देखिए, 19 का बताइए, 19 का बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर इज। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। देखिए मुझे अगर MTS और पोस्टमैन वाले देख रहे होंगे ना तो उनके लिए जानकारी ये रहेगा कि प्रोडक्ट एंड सर्विस के क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी हैं और कुछ क्वेश्चन जो है PO गाइड 1 के भी उपयोगी हैं। Which other stamp and seal must be available with a RMS sorting office? क्वेश्चन ये बोला है कि RMS के सॉर्टिंग ऑफिस में कौन से स्टाम्प और सील उपलब्ध होते हैं। तो हमने देखा था ये सभी प्रकार के स्टाम्प और सील, जैसे दिनांक मोहर, जैसे नाम स्टाम्प, जैसे डेट सील, ये सभी, उत्तर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ये सभी उपलब्ध होते हैं। कहाँ उपलब्ध होते हैं, RMS और RMS के सेट में सॉर्टिंग ऑफिसेस में। इसका उत्तर जो है वो डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है, मेल सार के बारे में पूछा गया है। मेल सार क्या होता है, देखिए जितने सारे बैग डिस्पैच किए, जितने सारे बैग खोले, उन सभी का एक समरी बनाएंगे, ठीक है, वही मेल सार की बात कर रहा है। ट्रांजिट सेक्शन के लिए अलग होता है, मेल ऑफिस के लिए अलग होता है। तो उसी के बारे में आपसे सवाल किया गया है कि मेल सार बनाने का काम कौन करता है, ये तो बताइए हमें, मुझे बताइएगा कि मेल सार बनाने का काम कौन करता है। तो उत्तर डी करेक्ट होगा, ठीक है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट काफी जिम्मेदार पर्सन है और RMS में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली जो है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को निभानी पड़ती है। ये बात आपको पता चल चुका है। किसी को याद होगा तो फॉर्म नंबर बताइएगा, है ना, ट्रांजिट सेक्शन और मेल ऑफिस के लिए मेल एब्स्ट्रैक्ट का। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला है CRC के प्रत्येक सेट में खोले जाने वाले बैगों का रिकॉर्ड किसमें होता है। मेल एब्स्ट्रैक्ट, ड्यू मेल लिस्ट, ड्यू बैग लिस्ट, या फिर बैग एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। तो ध्यान रखिएगा कि CRC के प्रत्येक सेट में खोले जाने वाले बैगों का रिकॉर्ड जो है वो ड्यू मेल लिस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आज के बाद ये क्वेश्चन आपको नहीं भूलना है। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, CRC सेंट बैग विच द फॉलोइंग फर्दर डिस्पैच एयर अ सरफेस। कि CRC जो होता है कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर, हवा मतलब एयर या सतह के माध्यम से आगे भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसे बैग भेजता है। TO मतलब ट्रांजिट ऑफिस को भेजता है, HO मतलब हेड ऑफिस को भेजता है, RO मतलब रिकॉर्ड ऑफिस को भेजता है, या फिर मेल हट। विच वन इज करेक्ट। जो जवाब करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांजिट ऑफिस।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम 7 में हर बार यदि आपको नया क्वेश्चन मिले तो इसका मतलब यह है कि आपको तैयारी उसके हिसाब से करनी है और जो नए क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको अच्छे से कवर करना है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए वॉल्यूम 7 काफी बड़ा है और इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछी जाती हैं। तो हो सकता है कुछ सर्किल पेपर बनाने के लिए एक्टिव हो तो उनका क्वेश्चन यूनिक होता है, बार बार रिपीट नहीं करते हैं ना। इसका उत्तर ए करेक्ट था, ट्रांजिट ऑफिस को भेजते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। विभागीय कर्मचारी के साथ अन्य विभागीय कर्मचारी कोई जा रहा है तो कैश रेमिटांस का लिमिट क्या होता है, यह बात आपको बतानी है। विभागीय कर्मचारी के साथ एक और विभागीय कर्मचारी है जो जा रहा है, कैश रेमिटांस का लिमिट क्या होता है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि लूज मतलब खुले में कोई कर्मचारी कैश ले जा रहा है, सिंगल है तो 5 लाख ले जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर दो लोग हैं तो 10 लाख ले जा सकते हैं। और चार्ट तो आपने पढ़ा है, अलग अलग कंडीशन है। जैसे अगर आपको सुरक्षा मिला हुआ है तो अलग कंडीशन है, लूज ले जाना है तो अलग है ना। डिपार्टमेंटल गाड़ी है, साथ में ड्राइवर है तो अलग कंडीशन है। अगर शहर के भीतर है तो अलग है, शहर के बाहर है तो अलग है। याद करना अब आपकी जवाबदारी है, मैंने आपको पीडीएफ दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधान डाकघर में एचओ समरी कौन बनाता है? एचओ समरी कौन बनाता है? पोस्ट मास्टर बनाता है, डिप्टी पोस्ट मास्टर बनाते हैं, सहायक पोस्ट मास्टर बनाते हैं या उप खाता सहायक बनाता है? कौन सा उत्तर करेक्ट होगा? तो ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछेगा प्रधान डाकघर में एसओ समरी तो कौन बनाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उप खाता सहायक मतलब सब अकाउंट असिस्टेंट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है ना। अब मैंने आपसे मेल सार का फॉर्म नंबर पूछा तो किसी ने कमेंट किया कि M42 और M43, उन्होंने पूरा कमेंट नहीं किया। तो M42 जो होता है वो होता है ट्रांजिट सेक्शन और M43 जो होता है वो होता है मेल ऑफिस, ठीक है। 42 ट्रांजिट सेक्शन के लिए और 43 जो होता है वो मेल ऑफिस के लिए, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला है जो BLP होता है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, उसका अधिकतम वजन 7 किलो होता है। क्या इसके बारे में आपको पता है? हाँ जी पता है। किसको पता है? सभी को पता है। कितने लोग देख रहे हैं? 109 लोग देख रहे हैं। लाइक की संख्या 109 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए लाइक 109 कर दीजिए फटाफट से आप लोग। तो अगर 7 किलो मैंने आपको बता दिया तो एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। देखिए जो BLP होता है उस पर कोई परंपरागत लिखावट में चीजें नहीं भेजी जाती हैं। परंपरागत लिखावट क्या होगा? जो नॉर्मल लिखावट होता है, जैसे ये सब चीजें लिखी हुई है, ऐसी चीजें आप नहीं भेज सकते हो। ये बात आपको पता चला। तो कैसी चीजें भाई? जो अंधे व्यक्तियों के लिए होती हैं, वो जो लैंग्वेज रीड करते हैं उसी को आपको भेजना है। अगर आपने जो BLP का नियम दिया है उसको फॉलो नहीं किया तो पत्र या पार्सल में से जो कम होगा वो डाकभार लिया जाता है। ये पॉइंट आपको यहां पर कवर करना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा है आपसे एरोग्राम के बारे में। एरोग्राम का अधिकतम वजन सीमा क्या होता है? कितने बार क्वेश्चन आया? 100 बार आया, ठीक है। हमने क्या देखा? 3 ग्राम देखा। मैंने आपको कितनी बार बताया? 20 रुपए इसका अभी प्राइस चल रहा है। एरोग्राम का 20 रुपए अभी प्राइस चल रहा है। इसका साइज क्या देखा? 110 बाई 220 देखा। ये साइज है अधिकतम लिमिट। देखिए किसने बताया? हिमांश ने बताया। आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। और क्या बता दूं कि जो एरोग्राम होता है इसके कैटेगरी का कोई भी आर्टिकल सरफेस में उपलब्ध नहीं है। ये एक प्रकार का स्पेशल टाइप का आर्टिकल है। तो क्या चीजें होती हैं? देखिए इसको भी हम लेटर पोस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, लेटर पोस्ट के अंतर्गत ही आता है। और बहुत सारे अलग अलग नियम बनाते हैं। एरोग्राम है तो केवल हवाई से जाएगा, सतह से कभी नहीं जाएगा।
जो नियम बताता हूं वो नियम का पालन यदि नहीं करता, चाहे वजन हो साइज हो, तो इसको हम पत्र मानते हैं। क्या मानते हैं? पत्र मानते हैं। यह बात आपको याद रख लेना है। इसका उत्तर ए करेक्ट था। पूछा है कि बीओ में पार्सल, अब फॉरेन का कंडीशन है, या फॉरेन पार्सल है, या फी बोल देता हूं, बताइएगा भाई साहब, बताइएगा कि बीओ में पार्सल जो है वो अधिकतम बुक किया जाएगा, तो 600 रुपए इसका करेक्ट जवाब होगा। याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 ग्राम बिल्कुल करेक्ट जवाब है। एरोग्राम 3 है, 3 ग्राम के अलावा एरोग्राम आप नहीं भेज सकते हो। 5 ग्राम इनलैंड लेटर कार्ड का है, आईएलसी होता है जिसे हम। ये जो 29 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये आपका पीओजी 2 का क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट हुआ है। तो बोला है हाउ मेनी टाइम रिपैकिंग चार्ज कैन बी फॉरेन पार्सल, कि जो विदेश के पार्सल होते हैं उस पर कितनी बार रिपैकिंग चार्ज हम वसूल करते हैं। हमने क्या पढ़ा? ओनली 1 टाइम। क्या पढ़ा? ओनली 1 टाइम। ठीक है, उत्तर ए। अगला है पोस्ट रेस्टेंते, पोस्ट रेस्तांते, है ना। नेस्त डाक, क्या सुविधा होती है? आर्टिकल को ज्यादा दिन तक के लिए इसको डाकघर में रोक सकता है। कोई अजनबी व्यक्ति है, कोई यात्री है, उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है। अगर वो इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन देना पड़ेगा, और उनके आर्टिकल वीपी को, अगर वीपी के लिए देता है तो मात्र 7 दिन, और बाकी देता है तो 30 दिन अधिकतम रोका जाएगा। इसका उत्तर 7 दिन करेक्ट था। विदेशी पार्सल का न्यूनतम आयाम आपसे पूछा है, बताइए। न्यूनतम आयाम आपसे पूछा है, ध्यान रखिएगा। 140 बाई 90। और ये जो साइज है, ये बहुत सारे कैटेगरी के आर्टिकल में न्यूनतम जो होता है वो बहुत सारे कैटेगरी के आर्टिकल में सेम साइज फॉलो किया जाता है। कभी आपसे विदेश पार्सल का अधिकतम लंबाई पूछेगा, मैक्स लंबाई पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है 1.05 मीटर। लंबाई के अलावा जो माप होता है वो 2 मीटर से अधिक नहीं होता है। वर्तमान में कितने प्रकार के कस्टम डिक्लेरेशन पत्र उपयोग किए जाते हैं? क्या बात आपको पता है? बिल्कुल सरल है, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं, तो ध्यान रखिएगा कि एक है CN22 और एक है CN23। इसका उपयोग 300 से कम के लिए, इसका उपयोग 300 से ज्यादा के लिए। क्लियर है? 33 है और पूछा है यूपीयू का मुख्यालय कहां है। यूपीयू क्या होता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। कौन कौन सी चीजें? इसका उत्तर वर्ण है। स्थापना 9 अक्टूबर 1874। बर्न स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। ठीक है, हेडक्वार्टर। भारत कब ज्वाइन किया? 1876। अगला क्वेश्चन है डाक विभाग का प्राइमरी डाटा सेंटर। प्राइमरी डाटा सेंटर, क्या है? आपको क्वेश्चन समझ में आया? अरे बिल्कुल आया, बार बार तो करते हैं आप लोग। प्राइमरी डाटा सेंटर बताइए कहां पे? नवी मुंबई में। अप्रैल 2013 से काम कर रहा है ना। मनु जोशी जी, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिएगा, 35 नंबर का क्वेश्चन है।
तो क्या था? डी ऑप्शन। 8 सेगमेंट थे, नहीं बताऊंगा, इसके बारे में बार बार बताया था। चलो 36 नंबर का क्वेश्चन है। डीआरसी, डीआरसी कहां पे है? डिजास्टर रिकवरी सेंटर मैसूर में। बताइए। इसका उत्तर ए था और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर का। सैप में डीपीएमएस में काम करना है और काम करने के लिए आपको सेट ओपन करना पड़ेगा, और सेट ओपन करने के लिए आपको बताना है किस विकल्प का आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर बी करेक्ट था, ईसीपी। इस विकल्प का आप उपयोग करके सैप में सेट ओपन और बाकी संबंधित कार्य करते हैं, इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है। बताइए कि टी कोड यूज चेक अकाउंटिंग इनवॉइस मटेरियल रिसीव इन सैप। सैप में प्राप्त की गई सामग्री के बीजक बनाने का लेखांकन करने के लिए किस टी कोड का उपयोग किया जाता है? एमबी 51 इस टी कोड का उपयोग करते हैं। कौन सा टी कोड है? सैप में प्राप्त की गई बीजक बनाने का लेखांकन। ठीक है, अगला देखिएगा 39 नंबर है। उन डाकघरों के किस नाम से जानेंगे जो रविवार को भी खुलते हैं और अन्य डाक अवकाश को भी खुलते हैं? क्या होता है? एनपीओ बोलते हैं। एनपीओ की संख्या बताइएगा, करंट में कितनी है? तो एनपीओ का, इसका बी, इसका कितना है? बी है, रात्रि डाकघर है ना। चलो अगला क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम टाइम विच ब्रांच पोस्ट ऑफिस केप्ट ओपन। यार इसका तो पाई पावर हो जाएगा। ठीक है, ये तो अब सी उत्तर करेक्ट है, बेसिक क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट है, देखिए, हाउ मच फी चार्ज रिडायरेक्शन ऑफ अ लेटर। क्या आपको यह बात पता है? क्या आपको पता है कि यदि पत्र का रिडायरेक्शन करते हैं तो पत्र के रिडायरेक्शन में कोई भी चार्ज वसूल नहीं किया जाता, लेकिन यह नियम पार्सल के मामले में लागू नहीं होता। पार्सल में तो हाफ द प्रीपेड लिया जाता है। कितना? हाफ द प्रीपेड। हाफ द प्रीपेड क्या होता है? जितना आपने पहले दिया था उसका आधा चार्ज लिया जाता है। भाई बात समझ में आ गई? तो इसका उत्तर करेक्ट हो गया आपका डी नंबर का, नो फी, है ना, कोई फीस वसूल नहीं किया जाएगा। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर का क्वेश्चन है। फ्रैंकिंग मशीन का छाप पूछ रहा है। दिल्ली सर्किल ने बोला डी उत्तर करेक्ट होगा। ठीक है, एज पर गाइड देखेंगे तो डी उत्तर करेक्ट होगा, और दिल्ली सर्किल ने भी डी बता दिया अपने फाइनल आंसर की में। और हम आपको बता देते हैं कि भाई डी उत्तर जो है वो पीओजी 1 के अनुसार, पीओजी 1 के अनुसार अगर आपसे पूछे कि बताइए नया या अपडेट वाला रंग कौन सा है, तो आपको ए लगाना है। ठीक है, डार्क ब्लू। चलो अगला है, आर्टिकल को रिकॉल करना है, परमिशन कौन देगा? अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल को रिकॉल करना है। रिकॉल समझ में नहीं आया? आपने पोस्ट कर दिया, पोस्ट को वापस लेना है। कोई भी पोस्ट हो, है ना, रजिस्टर्ड हो, स्पीड हो, आपका कोई भी पोस्ट हो, उसको आपने बुक कर दिया, अब आप वापस लेना चाहते हैं। किससे आप परमिशन कौन ग्रांट करेगा? परमिशन ग्रांट करेंगे डिवीजन हेड, है ना, जिसे एचओडी भी बोलते हैं। आवेदन देना पड़ेगा, आवेदन आपको देना पड़ेगा, और आवेदन में आपको फीस भी पेड करना है। कितना फीस लगता है? फीस कितना लगता है? देखिए, फॉरेन के लिए अलग फीस है और इनलैंड के लिए अलग फीस है। और अगर आर्टिकल एक से ज्यादा है तो एक ही आर्टिकल का फीस लिया जाता है ना। मतलब एक बार फीस पेड करिए, सारे आर्टिकल आपके वापस कर दिए जाएंगे। कुछ कंडीशन होता है, जैसे डिलीवरी नहीं हुआ है, बिल्कुल 6 रुपया फीस है इनलैंड का और 30 रुपया है फॉरेन का। ठीक है, अगला देखिएगा, पत्र का अधिकतम वजन। पत्र का अधिकतम वजन 2 kg,
राइट ऑप्शन। साइज बता दीजिएगा। चलो अगला, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। अगर नगद में डाक शुल्क का भुगतान कर रहे हैं तो पत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। क्या बताया था कि कोई फर्म है, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो ज्यादा आर्टिकल पोस्ट करती हैं, जैसे अगर गैर पंजीकृत लेटर है, इसके अलावा आईएलसी है, पोस्ट कार्ड है, गैर पंजीकृत पार्सल है, तो मिनिमम 500, 45 का सी हो जाएगा। और जो हेड ऑफ सर्किल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एचओसी, वो इसके लिए परमिशन ग्रांट करते हैं। ठीक है, मतलब उनके परमिशन से ऐसा कर सकते हो। इन सभी के लिए पैसा या नगद में दे सकते हो, टिकट फिर बाद में डाकघर व्यवस्था करेगा। अगला है 46 नंबर का, और 46 में आपसे पूछा है कि पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स, क्या पूछा कि पोस्ट बैग या पोस्ट बॉक्स का किराया बताना है, और 3 महीने का कितना हो जाएगा, 50 रुपया। साथ में तो नहीं पूछा, साथ में पूछा होता तो 80 रुपए बताते। जब साथ में पूछेगा और जब और नहीं लग रहेगा, पूछेगा टुगेदर, तो हमेशा 80 बताइएगा, और जब आपको पूछेगा और लगाएगा तो 50 बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारतीय पोस्टल ऑर्डर कितने डिनोमिनेशन में उपलब्ध है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर कितने डिनोमिनेशन में उपलब्ध है। इसका उत्तर करेक्ट होगा, 8 डिनोमिनेशन में उपलब्ध है। और आपको ये क्वेश्चन के बारे में और भी जानकारी कलेक्ट करनी है, ताकि और भी अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे गलत ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर। अगला है, बीपी लेख पर विलंब शुल्क प्राप्तकर्ता से कितने दिनों बाद लिया जाता है। यह क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या जवाब होगा, 8वें दिन से लिया जाता है। और मान लो 8वें दिन रविवार है तो फिर नहीं गिना जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो रविवार और जो डाक अवकाश होते हैं वो नहीं गिना जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। फिर आगे का जो दिन होता है, जो वर्किंग डे होता है, उस दिन ही कैलकुलेट किया जाता है, मतलब उस दिन से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो उत्तर क्या होगा, सी नंबर का, 7 दिन के बाद, है ना, 7 दिन के बाद। चलो सी उत्तर करेक्ट है। अगला है, फॉरेन में जैसे होता है एक सर्विस प्रिंटेड पेपर, किसी को याद है क्या प्रिंटेड पेपर का रेट? किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, है ना, कि कितना चार्ज, अभी टैरिफ चार्ज क्या चल रहा है प्रिंटेड पेपर का। तो इसी का सर्विस होता है एक आपका इंग्लैंड में बुक पैकेट का। इंडिया में बोलूं, भारत में बोलूं, इसी के समान सर्विस होता है। कुछ चीजें जो है मैच करती हैं इसकी। है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा उत्तर, बी उत्तर करेक्ट है। चलो अगला देखो, बल्क बैग का सुविधा लेना है, और सुविधा लेने के लिए आपको आवेदन करना है। अथॉरिटी कौन है जो इसे ग्रांट करता है, हु इज द कंपेटेंट अथॉरिटी ग्रांट बल्क बैग फैसिलिटी प्रिंटेड पेपर अंडर बल्क बैग सिस्टम। क्वेश्चन समझ में आ गया। हेड ऑफ सर्किल, बल्क बैग मिनिमम कितना होता है, 5 kg, और मैक्सिमम कितना होता है, 30 kg। जो 30 kg का लिमिट है ना, कई बार उपयोग में आता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो 30 kg का लिमिट है वो कई बार उपयोग में आता है। मैंने आपसे पूछा था प्रिंटेड पेपर का टैरिफ रेट, तो इस समय टैरिफ रेट 2 चीजों के ऊपर वसूल किया जा रहा है।
अमेरिका के लिए अलग रहता है और फिर अमेरिका को छोड़कर बाकी जो देश हैं उनके लिए अलग रहता है। हालांकि याद करना काफी कठिन है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस से आप याद कर सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए या कुछ क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिल जाए। तो प्रिंटेड पेपर में पहले 20 ग्राम पर चार्ज करता है, ध्यान रखिएगा। और पहले 20 ग्राम पर जो चार्ज होता है आपका, यूएसए के लिए थोड़ा महंगा होता है, यूएसए के लिए 35 रुपए, ठीक है। आगे के 20 ग्राम के लिए 25 रुपए, और बाकी जो कंट्री होती हैं उनमें पहले 20 के लिए 27 और बाकी 20 के लिए 20 ग्राम के लिए 17। ये चार्ज है आपका प्रिंटेड पेपर का वर्तमान में जो टैरिफ रेट अंतरराष्ट्रीय डाक में चल रहा है उसके बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।